आउटपुट ब्लॉक सेक्शन वगैरह हमने सब देखा था। अभी इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, पार्ट जो हो चुका है। जो रिक्वायर्ड है वो रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक रिसोर्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ AWS का। रिसोर्स, बाद में उसका रिसोर्स टाइप AWS EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में AMI ID और उसका इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप हार्ड कोडेड में प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। AMI ID में कैचअप कर रहा हूँ लास्ट सेशन से। लास्ट सेशन में हमने AMI ID ये यूज़ की थी, इसी का हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये दो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं एसोसिएशन के लिए। अब क्या कर रहे हैं, हम इलास्टिक आईपी अटैच कर रहे हैं हमारे EC2 मशीन के साथ। ओके, तो उसके लिए मुझे एक रिसोर्स लिखना पड़ेगा। रिसोर्स AWS अंडरस्कोर एसोसिएशन आता है, EIP एसोसिएशन। ओके, इलास्टिक आईपी मुझे अटैच करना है। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ये जो नेम रहता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है, बाकी कुछ इसका पर्पज़ है नहीं। इसके बाद में मुझे आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंस्टेंस आईडी एक रहेगी, इंस्टेंस आईडी जो कि मेरी कहाँ से गैदर होगी, इंस्टेंस आईडी यहाँ से। तो पहले आ जाएगा रिसोर्स टाइप नेम, उसके बाद में डॉट के बाद उसका नाम, और उसके बाद में इसकी आईडी चाहिए। तो हम एट्रीब्यूट सेक्शन में देखा था आईडी कैसे कैचअप करना है। तो हम अगर उसके लास्ट में डॉट आईडी लिखते हैं तो हमें आईडी मिलेगा। ये हमने लास्ट आउटपुट सेक्शन में देखा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी यूज़ करना है, AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट डेमो, ये इसका नाम हो गया उस रिसोर्स ब्लॉक का पूरा कंप्लीट। और उसके बाद में आईडी यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आईडी इस प्रकार। फिर किसके साथ मुझे एलोकेट करना है इसको, इलास्टिक आईपी के साथ। किसके साथ एलोकेशन होगा इसका, इलास्टिक आईपी के साथ। किसका, तो इंस्टेंस आईडी का होगा इलास्टिक आईपी के साथ। तो यहाँ पे मुझे अभी इलास्टिक आईपी की एट्रीब्यूट फॉर्म में डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, AWS अंडरस्कोर EIP डॉट, जो नाम आपने यहाँ पे दिया है उस ब्लॉक का वो नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने माई EIP यूज़ किया है वो, और उसकी भी आईडी अटैच होगी, इसलिए डॉट आईडी। तो ये आईडी और ये क्या है, जो हमने डॉट आईडी यहाँ पे भी मेंशन किया है, यहाँ पे भी डॉट आईडी मेंशन किया है, तो ये एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट हमने कहाँ से उठाया, तो एट्रीब्यूट रेफरेंस से। जैसे कि मैंने S3 बकेट के लिए ARN यूज़ किया था, तो वैसे ही यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने आउटपुट ब्लॉक में सेम यूज़ की है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे गैदर करने के लिए, क्योंकि क्या होगा कि इलास्टिक आईपी अटैच करना है EC2 के साथ। तो अटैच कैसे होगा, तो उसके आईडी के थ्रू अटैच होगा एक दूसरे के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ की है। ओके, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। टेराफॉर्म FMT कमांड वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, ये देखो, कुछ
रिसोर्सेस क्रिएट हो गए क्योंकि हमने 3 ब्लॉक ऐड किए हैं। पहला ब्लॉक है EC2 मशीन का, EC2 EM का, दूसरा हमारे इलास्टिक आईपी का, और थर्ड उन दोनों के एसोसिएशन का। तो 3 एडेड हो जाएंगे। ओके, प्लान के जरिए इसको अप्लाई भी करेंगे हम। पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या ऐड हो रहा है। AWS EIP ऐड हो रही है, उसका एसोसिएशन हो रहा है, और एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई भी कर देते हैं, और फिर कंसोल पे जाके चेक करते हैं कि प्रॉपरली एलोकेशन हुआ क्या नहीं, एसोसिएशन हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पे हम ऑटो अप्रूव चलाया है कि हमें फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन ना पूछे, इसलिए। ओके, तो 3 रिसोर्सेस क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पे इलास्टिक आईपी के आईडी दिखा रहा है, और ये हमारी इंस्टेंस की आईडी है, ये अभी अटैच हो रही है। तो हम कंसोल पे चेक करते हैं पैरेलली। कंसोल पे जाता हूँ मैं, पहले EC2 सर्विस ओपन कर लेता हूँ और एक इलास्टिक आईपी। ओके, तो ये एलोकेशन आईडी है मेरी। ओके, ये हम चेक करते हैं। ये वाली मेरी अभी फिक्स रहना चाहिए आईपी, एलोकेटेड आईपी उस इंस्टेंस को एलोकेट हो जाना चाहिए। ओके, तो हम इंस्टेंस पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 13.103.166.150 यहाँ पे आते हैं, जो रनिंग है, और यहाँ पे देखते हैं। देखो ये वाली पब्लिक आईपी और ये वाली आईपी सेम है, तो 13.203.166.150। तो ये वाली इलास्टिक आईपी इस EC2 मशीन के साथ अटैच होगी। अगर हम इसको स्टॉप और स्टार्ट करते हैं तो अभी कोई इफेक्ट होगा नहीं। मैन्युअली करके भी देखते हैं हम, स्टॉप और स्टार्ट। तो ये आईपी फिक्स रहनी चाहिए, इसलिए हम एलोकेटेड यानी एसोसिएशन करते हैं, एलोकेट करते हैं पर्टिकुलर EC2 मशीन को। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ अभी। ये अभी स्टॉप हो गया। ओके, अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, तो इसकी आईपी फिक्स रहनी चाहिए, पब्लिक आईपी फिक्स रहनी चाहिए। मैं इस इंस्टेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। नीचे में भी दिखाता है। तो ये देखो यहाँ पे अभी आईपी चेंज नहीं हुई है, फिक्स है। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी हम इंस्टेंट स्टाफ और स्टार्ट करते हैं तो आईपी पब्लिक आईपी चेंज होती है, पर जब हम स्टैटिक वेब पेज यानी कुछ होस्टिंग करते हैं
वेब पेजेस जब होस्ट करते हैं तो हम पब्लिक डीएनएस या पब्लिक आईपी को हिट करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो प्रोसेस अलग है। हम इंस्टेंस के साथ लोड बैलेंसर अटैच करते हैं, लोड बैलेंसर के साथ राउट 53 डोमेन नेम अटैच करते हैं, उस डोमेन नेम को हिट करते हैं। पर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम एखादी इंस्टेंस पे अगर एखादा वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन सर्वर में कुछ वेब पेजेस अपलोड करते हैं और फिर उस वेब पेजेस को हिट करने के लिए हम पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस को हिट करते हैं हमारे ब्राउज़र पे, तो वो हमें शोकेस होते हैं, राइट। पर जब हम दूसरे दिन इंस्टेंस को स्टॉप कर देते हैं और दूसरे दिन उसी आईपी को हिट करेंगे तो ये हिट नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि वो पब्लिक आईपी या पब्लिक डीएनएस चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिक आईपी अटैच करते हैं। तो जब हम इलास्टिक आईपी अटैच करते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है अगर हम इंस्टेंस स्टॉप स्टार्ट भी करें। ओके, तो ये पर्पस के लिए बहुत से लोग इलास्टिक आईपी अटैच कर लेते हैं कि वो चेंज ना हो, फिक्स रहे उस इंस्टेंस के लिए। पर इलास्टिक आईपी ये चार्जेबल थिंग्स है। आप जब भी इसको अटैच करते हैं या इसका यूज़ करते हैं तो इसका चार्ज लगता है। ओके, तो अभी हम इस इंस्टेंस को स्टॉप भी कर देते हैं या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया। तो इसमें किसी को कुछ डाउट्स, जैसे हमने EC2 को इलास्टिक आईपी के साथ अटैच किया है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट्स इस पार्ट में? राइट राइट, पब्लिक आईपी, हाँ, प्राइवेट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं, हाँ, एज इट इज़ रहेगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। प्राइवेट आईपी जो रहती है हमारी इंटरनल पर्पस के लिए रहती है। ओके, तो वो चेंज नहीं होती है, उसका यूज़ भी हम नहीं करते, वो इंटरनल पर्पस के लिए लिमिटेड रहती है। और जो पब्लिक चेंज होती है। हम्म। हाँ, डोमेन के टाइम पे क्या होता है कि हम लोड बैलेंसर अटैच करते हैं। लोड बैलेंसर नाम जो रहता है वो बहुत बड़ा नाम रहता है, वैसे आईपी भी हम याद नहीं रख सकते और किसी को हम शेयर भी करेंगे वो आईपी, तो ऐसे हमने कभी किया नहीं है। जैसे कि हम जितने भी वेब पेजेस देखते हैं गूगल पे या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके आईपी डाल के हम ओपन नहीं करते जनरली देखा। हाँ, वेबसाइट लिंक। तो क्या होता है बैकग्राउंड में वही जो आईपी पब्लिक डीएनएस रहता है हमारा या पब्लिक आईपी रहती है वो लोड बैलेंस से अटैच की जाती है। पर लोड बैलेंसर भी हम याद नहीं रख सकते। लोड बैलेंसर नेम भी देखा होगा आपने, बहुत बड़ा रहता है, कोई याद नहीं रख सकता है। तो इसलिए फिर राउट 53 आया। और फिर राउट 53 के ज़रिए हम डोमेन नेम क्रिएट करते हैं, उसमें भी अलग अलग रहता है, ए नेम रहता है, अलाइज नेम रहता है, ए रिकॉर्ड रहता है, तो अलग अलग रहता है उसमें भी। उस हिसाब से, उस टाइप के हिसाब से हम क्रिएट करके वो डोमेन क्रिएट करके वो अटैच करते हैं हमारे लोड बैलेंसर के साथ। फिर वो नाम जो रहता है वो हम हर बार यूज़ करते हैं। ओके, और उस नाम का यूज़ करके हम हमारे ब्राउज़र पे उस साइट, कोई भी साइट हम लोग जो भी हमारे मोबाइल से या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करता है, यानी सब लोग जो यूज़ करते हैं सब जन वही डोमेन नेम ही फॉलो करते हैं। ये प्रैक्टिस रहती है, बेस्ट प्रैक्टिस इस प्रकार चलती है एक्चुअल जब वेब होस्टिंग होती है। ये एक थिंग होगी। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कोई कोई डोमेन नेम यूज़ करता है, पर डोमेन नेम के अलावा भी हम डोमेन नेम के सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं एपीआई गेटवे के थ्रू। डेवलपर
लोगों को चेक करने के लिए अलग अलग डोमेन नेम चाहिए, अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो तब हम क्या करते हैं, उसके सब डोमेन क्रिएट करके फिर एपीआई गेटवे के थ्रू कुछ चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल डोमेन क्रिएट करने के अलावा हम एपीआई की का भी यूज़ करके या एपीआई गेटवे का भी यूज़ करके हम इस प्रकार अलग अलग डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, सब डोमेन इन द सेंस सब डोमेन, और फिर उसको हिट करके भी हम चेक कर सकते हैं। कोई डेवलपर ये जो उनके कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं, मुझे लगता है पोस्टमैन वगैरह सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो पोस्टमैन सॉफ्टवेयर के ज़रिए फिर वो डोमेन को हिट करके कनेक्टिविटी चेक करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्राउज़र। तो इस प्रकार चलता रहता है कुछ वर्क उनका, इस प्रकार इसका यूज़ होता है अलग अलग चीज़ों का। तो ये हमने तीनों भी डिस्ट्रॉय कर दिए। यहाँ पे हमारा इंस्टेंस भी डिस्ट्रॉय हो गया, इलास्टिक आईपी भी डिस्ट्रॉय होगी, और उन दोनों का एसोसिएशन भी डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो आप भी जब भी प्रैक्टिस करोगे तो जो EC2 मशीन हम क्रिएट करते हैं उसको रनिंग नहीं रखना है, उसको भी डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि अगर आप T2 मैक्रो भी यूज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाइड होता है और उसके चार्ज लगते हैं। भले वो लोग बोलते हैं कि फ्री टायर है, पर हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। जितना भी वॉल्यूम है 8 GB वगैरह एलोकेटेड रहता है उस पर्टिकुलर EC2 मशीन के लिए, तो वो 8 GB के हमें चार्ज लगवाता है, वॉल्यूम चार्ज लगवाता है। ओके, तो वो वॉल्यूम चार्ज वगैरह है ना, वो हमें बोलने के लिए फ्री टायर है, पर वो बाद में बिलिंग में निकालता है। तो हर बार बेस्ट प्रैक्टिस ये रखो कि आप प्रैक्टिस करते हो, चेक कर लो आउटपुट वगैरह प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, आपने जो क्रिएट किया है प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं, और उसके बाद डिस्ट्रॉय करते जाओ। और ये इलास्टिक आईपी तो ऑलरेडी चार्जेबल थिंग है, ये तो चार्ज होता ही है इसका। तो हर बार प्रैक्टिस के बाद डिस्ट्रॉय करते जाओ। जनरली हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता रहता है क्या चीज़ें क्रिएट करनी है और किसकी क्या बिलिंग आने वाली है, और उसके लिए क्लाइंट भी एग्री रहता है। तो इसलिए डिस्ट्रॉय कमांड जनरली नहीं चलाते, पर प्रैक्टिस टाइम पे हमें डेली बेसिस पे चलाना है। ओके, ये हो गया आपका एसोसिएशन रिलेटेड पार्ट। तो बाकी जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा आपको भी करके देखना है, ट्राई करके देखना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि रोल के साथ पॉलिसी अटैच होती है। आई एम रोल आप क्रिएट करोगे तो आई एम रोल के साथ आपको कोई पॉलिसी अटैच करनी पड़ेगी, ये भी आप कर सकते हो। उसके साथ बाद में आप क्लाउड फ्रंट के साथ S3 बकेट, यानी S3 बकेट आप क्लाउड फ्रंट को अटैच करोगे, वो भी कर सकते हो आप। ये भी चीज़ें आप करके देख सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए। ओके, इसका भी आप एसोसिएशन करके देख सकते हो। अभी हम ये पार्ट हो गया हमारा, अभी हम जाते हैं हमारे टैक्स की तरफ। ये मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ पार्ट हम टैक्स के द्वारा देखते हैं। तो जनरली मैं उसकी एक आइडिया दे देता हूँ। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ग्रुप ऑफ टैग्स, यानी एक टैग अटैच नहीं करते, हम मल्टीपल टैग्स क्रिएट करते हैं एज पर टीम, एज पर एनवायरनमेंट। तो उसका पर्पस क्या है कि हम लोग जब वर्क करते हैं वो माइग्रेशन रिलेटेड वर्क है, और जो अदर टीम काम करती है वो ऑपरेशन टीम रहती है। वो ऑपरेशन टीम, उनका काम रहता है कि जो कुछ इंस्टेंसेस स्पिन हुए हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो भी इंस्टेंसेस है उनका कॉन्फ़िगरेशन गैदर करना, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका बिलिंग, ये सब कुछ पार्ट ऑपरेशन टीम देखती है कि किसकी ज़रूरत है, किसको डिक्रीज करना है, किसको क्या करना है, किसका क्या रखना है वॉल्यूम, कौन से मेंटेन रखना है, कौन से रिमूव करना है, सब कुछ। यानी जो भी पार्ट रहता है वो ऑपरेशन टीम देखती है। डॉक्यूमेंट बनाने से इन्वेंट्री मेंटेन करने तक सब चीज़ें ऑपरेशन टीम देखते हैं। माइग्रेशन टीम का काम सिर्फ यही रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट आई है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टेंस या फिर वो सर्विस क्रिएट करे। तो ये रिक्वायरमेंट पहले हमें डेवलपर के थ्रू आती है, डेवलपर उनका अप्रूवल ले लेता है उनके मैनेजर थ्रू, और फिर वो एक जीरा क्रिएट करके हमें वो एक जीरा नाम का टूल है, टिकटिंग टूल, उसका यूज़ करके वो लोग हमें वो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिटेल्स में वो मेंशन करते हैं कि इस EC2 मशीन का नाम क्या रहेगा, इस EC2 को कौन से
रीजन में क्रिएट करना है, उसका टाइप क्या रहेगा, ओके, उसकी AMI आईडी कौन सी फॉलो करना है, या फिर उसका कौन सी AMI आपको कौन से वर्जन, यानी उबंटू में भी अलग अलग है, 16.04, 18.04, 20.04, इस प्रकार के अलग अलग वर्जन है। तो उस वर्जन का मेंशन करते हैं वो उस जीरा में, वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाती है और उसके हिसाब से हम रिसोर्सेस या सर्विसेज क्रिएट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डिटेल्स हमें चाहिए वो पूरी नहीं रहती है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो हम कमेंट सेक्शन जो रहता है, कमेंट में हम मैसेज भेजते हैं कि हमें ये डिटेल्स चाहिए, उसके ऊपर वो रिवर्ट करते हैं और उस रिवर्ट के हिसाब से फिर हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो ये बैकग्राउंड वर्क चलता है इंडस्ट्री लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, ओके। तो यहाँ पे अभी इन्वेंट्री पर्पस के लिए हम टैग्स ऐड करेंगे। तो टैग्स हम अलग अलग ऐड कर सकते हैं अलग अलग रिसोर्स के लिए। तो मैं टैग क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इस EC2 इंस्टेंस के लिए। जो मल्टीपल टैग्स अगर हमें ऐड करना है तो हमें लोकल ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है। लोकल्स नाम का ये ब्लॉक है, इसके अंदर हम मल्टीपल टैग्स ऐड करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कुछ कॉमन टैग मुझे ऐड करना है, ये नाम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, यही नाम यूज़ करना है करके लोकल्स ब्लॉक के अंदर आप कॉमन टैग्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप मेंशन कर दोगे, जैसे कि मैं टीम मेंशन करता हूँ, तो किस टीम के लिए मुझे क्रिएट करना है, देव टीम के लिए, डेवलपर टीम के लिए, ओके। इसका ओनर कौन है तो हम मेंशन कर देंगे, या फिर इसका एनवायरनमेंट कौन सा है वो हम मेंशन कर सकते हैं, या ओनर मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार इसका ओनर कोई भी नाम दे सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा, या फिर कुछ और आप लिख सकते हैं आपके हिसाब से। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कॉमन टैग ऐड कर रहे हैं। बाद में एनवायरनमेंट कौन सा है वो भी हम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि हम ENV लिख देते हैं यहाँ पे, ENV कौन से एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो देव एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, देव टीम क्रिएट कर रही है देव एनवायरनमेंट के लिए। तो इस प्रकार के कॉमन टैग हम मेंशन कर सकते हैं और इसका यूज़ हम हमारे रिसोर्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्स क्रिएट होगा तो उसमें ये कॉमन टैग अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टैग्स करके मेंशन करना है और यहाँ पे देना है कौन से ब्लॉक को हम कॉल कर रहे हैं, लोकल्स नाम के ब्लॉक को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, ये लोकल, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लोकल्स, और यहाँ पे यूज़ करते समय हमें यूज़ करना है लोकल, ओके। जब भी हम लोकल्स ब्लॉक यूज़ करेंगे कॉमन टैग्स के लिए तो हमें लिखना है लोकल्स जब हम ब्लॉक लिखेंगे, और जब उसका यूज़ करेंगे तो हमें मेंशन करना है सिर्फ लोकल, लोकल्स नहीं मेंशन करना है, सिर्फ लोकल करके मेंशन करना है। और ये जो कॉमन टैग्स करके जो नाम दिया है मैंने, ये आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है, ओके। ब्लॉक का तो नाम सेम ही रहेगा, ये ब्लॉक का जो नाम है वो सेम ही रहता है, वो टेराफॉर्म डिफाइन है, वही यूज़ करना है आपको। और ये कॉमन टैग्स की जगह आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, टीम भी कौन सी भी लिख सकते हो, ओनर भी कौन सा, एनवायरनमेंट, यानी जो ये सब कुछ कस्टम डिफाइन है, ये सब चीज़ें कस्टम डिफाइन है, आपके ऊपर है कि आपको क्या रखना है, टैग्स के अंदर कौन से टैग रखने हैं। इस टैग का यूज़ करके इन्वेंट्री क्रिएट की जाती है, ओके। इन्हीं टैग का यूज़ करके ऑपरेशन टीम इन्वेंट्री क्रिएट करती है। अगर कोई दूसरा रिसोर्सेस हम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं और एक रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ वॉल्यूम, AWS वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए EPS होगा, EPS वॉल्यूम, ओके। एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। अवेलेबिलिटी जोन रख देते हैं यहाँ पे, कौन से
1A देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी अलग अलग जोन रहते हैं, 1A 1B 1C अलग अलग जोन रहते हैं। तो पर्टिकुलर कौन से जोन में आपको क्रिएट करना है वो देना पड़ेगा। सिर्फ AP साउथ 1 ये सफिशेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। AP साउथ 1 ये सफिशेंट नहीं है, उसको पर्टिकुलर आपको दे मेंशन भी करना पड़ेगा कि कौन से इसमें क्रिएट करना है, A में करना है, B में करना है या C में करना है वो। उसके बाद में उसका साइज क्या रहेगा वो मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 8 GB मुझे क्रिएट करना है इस। तो यहाँ पे भी मैं लोकल ब्लॉक इस वॉल्यूम के साथ अटैच कर देता हूँ। ओके, तो यानी कॉमन टैग्स इसके साथ भी अटैच हो जाएंगे। जो मेरे कॉमन टैग्स मेंशन किए हैं मैंने, इस रिसोर्सेज के साथ भी अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप मल्टीपल रिसोर्सेज में वो कॉमन टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये जो कॉमन टैग है आप मल्टीपल रिसोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी सेव करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कंसोल पे। ओके, दो ऐड हो रहे हैं, दो रिसोर्सेस, यानी एक वॉल्यूम नाम का EBS वॉल्यूम वाला रिसोर्स और दूसरा मेरा EC2 वाला रिसोर्स। ओके, यहाँ पे दिखेगा आपको एक EC2 के लिए रिसोर्स है और एक मेरे वॉल्यूम के लिए रिसोर्स है। तो हम अप्लाई करते हैं और फिर चेक करते हैं हमारे कंसोल पे। तो यहाँ से हम एरो की से भी कैचअप कर सकते हैं, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी कैचअप कर सकते हैं चीज़ें। देखो, एक्चुअली कैसा है कि ये अभी मैं एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, पर थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड रहेगा तो उसमें एडिट करना बहुत टफ जाएगा। जैसे कि मेरे थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड है और उसमें अलग अलग रिसोर्सेज क्रिएट किए और उसमें से मैंने 5 EC2 क्रिएट किए, राइट, 5 EC2 मशीन के लिए क्रिएट किए। तो वो 5 EC2 मैंने एक पहले नंबर के लाइन में क्रिएट किया है, एक 20वें नंबर के लाइन में क्रिएट किया है, एक 25वें लाइन के नंबर में क्रिएट किया है, कुछ 100+ लाइन में क्रिएट किया है, कुछ 800 प्लस में क्रिएट किया है, यानी रैंडमली कभी भी क्रिएट किया है अलग अलग रिसोर्सेज, कोई भी नंबर से कोई भी सीक्वेंस में। ओके, रैंडम जा रहा है। तो मुझे कुछ किसी ने बोल दिया कि नहीं, मुझे ये पांचों जो रिसोर्सेस आपने क्रिएट किए उसमें से 3 रिसोर्सेस है मेरे, 3 यानी 3 EC2 मशीन है, उसमें से वो 3 EC2 मशीन का मुझे इंस्टेंस टाइप चेंज करना है, राइट। और ये क्रिएट किया था वो बंदा दूसरा है और मैं डेवलपर दूसरा हूँ, यानी मैं जो माइग्रेशन टीम का पार्ट हूँ, मेरे टीम के मेंबर ने किया है, पर वो कहाँ पे कौन से लाइन नंबर में कहाँ पे रखा है उसने पता नहीं है मुझे। थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड है, तो मुझे फर्स्ट लाइन से थाउजेंड्स लाइन तक चेक करना पड़ेगा कि कौन से कहाँ पे इसने EC2 का कोड रखा है और वहाँ पे कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज़ किया है और मुझे वो रिप्लेस करना है, राइट। तो इतने बड़े, जब वो वहाँ पे चेंज करने की बात आती है तो वो मैं एक ही फाइल में रखते हैं हम, तो बहुत डिफिकल्ट जाता है एक ही फाइल को, जैसे main.tf को फॉलो करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो वो क्या करते हैं, टेराफॉर्म में क्या होता है, तो टेराफॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे EC2 नाम की सर्विस है उसके लिए एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, हाँ, EC2.tf एक फोल्डर फाइल एक फोल्डर बनाएंगे पहले EC2 और उसके अंदर डाल देंगे EC2.tf। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, वो फोल्डर बनाने के पीछे भी रीजन है, तो एनवायरमेंट वाइज भी EC2 बनाने पड़ते हैं, राइट। तो मैं EC2-dev.tf बनाऊंगा, दूसरा EC2-uat.tf, तो इस एनवायरमेंट वाइज में फाइल बना दूंगा उस EC2 नाम के फोल्डर में।
उसी प्रकार मैं S3 बकेट के लिए बनाऊंगा, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग फोल्डर बनाएंगे और ऐसे रख देंगे हम। तो जब मुझे कोई बोलता है चेंज करो, तो मुझे पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नाम के फाइल में जाके उसी पर्टिकुलर रिसोर्स को मैं या सर्विस को मैं इजीली एडिट कर पाऊंगा। थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड नहीं रखना पड़ेगा, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार के इंडस्ट्री लेवल पे एग्जैक्टली वही प्रैक्टिस चलता है इंडस्ट्री लेवल पे। अभी यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस लेवल पे देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक ही फाइल को एडिट कर रहे हैं, एक ही फाइल में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उतना बड़ा कोड नहीं है। पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़ा कोड रहता है, इतना कम कोड नहीं रहता है, थाउजेंड्स लाइन तक जाता ही है कोड। अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डेटा हम जब मेंटेन करते हैं, राइट। तो उस टाइम पे उस प्रकार किया जाता है। अगर आपको रिसोर्स यूज करना है, जब हम मॉड्यूल यूज करते हैं तो और अलग कंसेप्ट हो जाते हैं। मॉड्यूल के टाइम पे ले लूंगा मैं वो पार्ट, तो तब क्लियर भी करूंगा। पर रिसोर्सेस ही हमें यूज करना है। रिसोर्सेस यानी वन बाय वन रिसोर्सेस। जैसे अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्रिएट किया अलग रिसोर्स, डेमो के लिए अलग किया, इसके पहले इलास्टिक आईपी के लिए अलग रिसोर्स क्रिएट किया। तो ऐसे रिसोर्सेस ही आपको यूज करना है, तो उस प्रकार करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। अलग अलग फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर उस पर्टिकुलर रिसोर्स को रखेंगे। पर मॉड्यूल जब हम यूज करते हैं तो कंसेप्ट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो भी मैं क्लियर करूंगा मॉड्यूल के टाइम पे। पहले हम रिसोर्स के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल में रिसोर्स का ही यूज होता है। पर हमें वो भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कैसे यूज करना है और कौन से पैरामीटर उसमें पास करने हैं। इसलिए पहले हम रिसोर्स पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैंने दो रिसोर्सेस ऐड किए हैं, वॉल्यूम और एक दूसरा डेमो। तो हम कॉमन टैग्स देख रहे थे, ओके, यूजिंग लोकल ब्लॉक। तो हम चेक कर लेते, क्रॉस वेरीफाई कर लेते उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को या पर्टिकुलर वॉल्यूम को वो टैग्स अटैच हुए हैं क्या नहीं AWS कंसोल पे। ओके, तो मैं जंप कर रहा हूँ मेरे AWS कंसोल पे। तो यहाँ पे जो रनिंग है उसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखो टैग्स करके सेक्शन है, टैग्स। तो इस टैक्स सेक्शन में आपको दिखाई देगा जो मैंने पास किया है वही आपको दिख रहा है। खुद से टीम के लिए क्रिएट किया था, देव टीम के लिए एनवायरनमेंट कौन सा था वो, और ओनर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो हमने मेंशन किया है। तो अलग अलग टैग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग कॉमन टैग्स या फिर यूजिंग लोकल ब्लॉक। हम लोकल ब्लॉक ही बोलेंगे, यूजिंग लोकल्स ब्लॉक हम कॉमन टैग्स प्रोवाइड कर सकते हैं या मल्टीपल टैग्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ टैग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सभी टैग्स आपको इस टैग सेक्शन में दिखाई देंगे। हम अगर वॉल्यूम के लिए जाते हैं तो वॉल्यूम में भी हमें दिखाई देगा। एक वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है, ओके, यहाँ पे एक वॉल्यूम हमने क्रिएट किया है AP साउथ वदे में, ओके। इसको हम ओपन करते हैं और इसमें भी हमें टैग्स चेक करना है। तो यहाँ पे ये टैग्स करके टैब दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सभी टैग्स दिखाई देंगे। तो जितने भी सर्विस है उसमें आप लोकल्स ब्लॉक का यूज़ करके टैग अटैच कर सकते हैं, ओके। तो ये टैग्स हम किसके लिए अटैच कर रहे हैं, इन्वेंट्री पर्पस के लिए, ऑपरेशन टीम के लिए। यानी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि ये पर्टिकुलर EC2 मशीन किस पर्पस के लिए, कौन से टीम के लिए और क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो टैग्स के ज़रिए ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट बोलो या शेल स्क्रिप्ट, और उसके ज़रिए वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके डिटेल्स कैचअप इजीली कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम टैग ऐड करते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ओके, ठीक है, थैंक यू। तो हम इसको भी डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें लोकल्स यूज़ करना है, लोकल्स ब्लॉक टैग के लिए, ग्रुप ऑफ टैग्स के लिए।
सिंगल टैग डायरेक्टली टैग्स करके आप मेंशन करके डायरेक्टली EC2 मशीन को टैग्स दे सकते हैं, पर वो सिंगल टैग हम देते नहीं है। जनरली सर्विस बाय सर्विस हम ग्रुप ऑफ टैग्स देते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ टैग्स में आपका पूरा पर्पस डिफाइंड रहता है कि कौन से टीम ने किया, कौन ओनर है, क्या पर्पस है, सब कुछ मेंशन रहता है। इसलिए जनरली हम ग्रुप ऑफ टैग्स यूज़ करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस में। हाँ, करना रहा तो कर सकते हैं इसको भी। वॉल्यूम जैसे हमें जब स्टोरेज फुल हो जाता है पर्टिकुलर EC2 मशीन का, तो हम EBS वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और वो भी एसोसिएट करते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद में हम अभी यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ। वॉल्यूम को हटा देते हैं। यहाँ पे कभी कभी रेड लाइन में दिखाई देता है, वो हमारा एरर है, यानी रेड कलर में दिखाता है ना वो, तो कुछ ना कुछ वार्निंग है, कुछ एरर से इसलिए दिखाता है, या फिर हमने कुछ प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है तभी दिखाता है वो। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो AMI यूज़ की है वो हार्ड कोडेड वैल्यू है, इसको अभी हम डायनामिक में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जब भी हम EC2 कंसोल पे जाते हैं या फिर AWS कंसोल पे जाते हैं, मैं AWS कंसोल पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉन्च करता हूँ एक EC2 मशीन और उसकी आईडी देखता हूँ। ओके, AMI आईडी। तो यहाँ पे जो AMI है, जैसे कि मैंने उबंटू ली AMI। ओके, उबंटू AMI की ये जो वर्जन है 24.04 LTS, इसकी आईडी अगर आप देखोगे तो ये AMI आईडी है। ओके, जिसका लास्ट में है CC71। ओके, 24.04। अगर मैं रीजन चेंज करता हूँ, यहाँ से OEO रीजन में जाता हूँ, ओके, तो मेरी AMI आईडी चेंज होगी। दिखाता हूँ वो मैं आपको। अभी मैंने मुंबई से OEO रीजन में गया हूँ और यहाँ पे उबंटू लेता हूँ, फिर से वही वर्जन मैंने यूज़ किया है उबंटू का 24.04। तो देखो इसकी AMI आईडी चेंज होगी। वहाँ पे क्या था, CC71 था लास्ट में, और यहाँ के लास्ट 4 डिजिट देखोगे तो आप 9165 है। ओके, तो इसके पीछे पर्पस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रीजन चेंज करते हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में चेंज हो जाते हो, तो उसकी AMI आईडी भी चेंज होती है। तो इस टाइम पे हमें हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। हर बार आपको हार्ड कोडेड वैल्यू रीजन टू रीजन चेंज हो जाती है। कभी ऑर्गेनाइजेशन में कभी बोलते हैं कि AP साउथ में इंस्टेंस बनाओ, कभी बोलते हैं कि न्यू वर्जीनिया में इंस्टेंस बनाओ, OEO में बनाओ, अलग अलग रीजन में बनाओ, ऐसे बोलते हैं वो। OEO में बनाओ, ओरेगॉन में बनाओ, अलग अलग रीजन में वो बोलते हैं कि आपको अलग अलग रीजन में आपको क्रिएट करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हर एक रीजन में अलग अलग AMI आईडी रहती है। यहाँ पे भी देखोगे इसकी भी AMI आईडी डिफरेंट ही रहेगी। तो वो डिफिकल्ट जाता है स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड करना। तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम ब्लॉक लिखते हैं, उसे बोला जाता है डेटा ब्लॉक, और उस डेटा ब्लॉक का यूज़ करके हम AMI आईडी चेंज करते हैं, या फिर AMI आईडी कैचअप करते हैं अलग अलग रीज़न की। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ के भी लास्ट 4 डिजिट चेक करोगे
तो वहाँ पे CC71 था, यहाँ पे 8E14 है। तो हर रीजन की अलग अलग AMI ID है। वर्जन लगेन तो सेम है, उबंटू का सेम वर्जन है, पर AMI ID चेंज हो रही है। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इसको डेटा ब्लॉक लेके डायनामिक प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमने स्टैटिक प्रोवाइड किया था, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड किया था, जो कि मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक प्रोवाइड डायनामिक प्रोवाइड करेंगे इंस्टेंट ऑफ स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डेटा ब्लॉक लिखता हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, AMI के लिए, इसलिए यहाँ पे आएगा रिसोर्स टाइप AWS_AMI। किस चीज पर्पस के लिए लिख रहा हूँ, वो पर्पस है मेरा AMI, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्टैटिक को कन्वर्ट करना है डायनामिक में, इसलिए यहाँ पे आया AWS_AMI। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, MyAMI वगैरह इस ब्लॉक का, सॉरी यहाँ पे उबंटू के लिए लिख रहे हैं, मीनिंगफुल नाम लेके उबंटू। ओके, उसके बाद में यहाँ पे डेटा ब्लॉक में हमें अभी मोस्ट रिसेंट चाहिए, यानी जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो AMI चाहिए, लेटेस्ट वाली AMI चाहिए। तो इसलिए हमें लिखना है मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। तो जो लेटेस्ट रहेगी, जैसे 24.04 की सबसे लेटेस्ट वाली जो AMI रहेगी, वो वाली AMI हमें मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आएगा मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो AMI हमें मोस्ट रिसेंट वाली चाहिए, इसलिए लेटेस्ट वाली चाहिए उस पर्टिकुलर वर्जन की, इसलिए हमने मेंशन किया है मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। उसके बाद में हमें उसका ओनर भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, ओनर आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। तो ओनर आईडी मेंशन करना है, वो कहाँ से मिलेगी, पर्टिकुलर AMI को अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी भी एक आईडी है, ये मेरी अकाउंट आईडी है, उसी प्रकार उबंटू वालों की भी वो आईडी है, उस आईडी के ज़रिए उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया है और उस अकाउंट के अंदर उन्होंने AMI पुश की है, उन्होंने इमेजेस पुश किए है। तो वो इमेजेस गैदर करने के लिए पर्टिकुलर मेरा रीजन चेंज कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे AMI सेक्शन है, इसमें जाते हैं, जो हमारी लास्ट AMI थी उसको कॉपी करते हैं और ओनर आईडी कैचअप करते हैं। तो ओनर आईडी मुझे कैचअप करना है, AMI इसमें जाके यहाँ पे मैं वो सर्च करूँगा। मेक श्योर आपको पब्लिक इमेजेस लेना है। ओके, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है प्राइवेट इमेजेस, आप खुद क्रिएट करते हो तो ओन बाय मी आएगा, प्राइवेट इमेजेस चूज़ करते हो तो आपको ये पब्लिक वाली AMI ID काम नहीं करेगी जो मैंने अभी सर्च की है। तो इसलिए आपको पब्लिक यूज़ करना है, प्राइवेट नहीं यूज़ करना है, पब्लिक चूज़ करना है यहाँ पे, तब जाके आप सर्च कर पाओगे। तो यहाँ पे जो भी AMI ID से मैंने सर्च किया उसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको ओनर ID दिखेगी, ये मेरी ओनर ID है, ये जो दिख रही है ना, ये ओनर ID है, ये उबंटू वालों ने क्रिएट की है अकाउंट ID है, उनकी खुद की अकाउंट ID है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मेरे कोड में। ओके, ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको फिल्टर ब्लॉक लिखना पड़ता है, फिल्टर करके आप फिल्टर करना चाहते हो। ओके, तो फिल्टर में आप मेंशन करोगे कि आपको किस प्रकार फिल्टर करना है, वाया नेम आपको फिल्टर करना है। ओके, नेम के द्वारा आपको फिल्टर करना है, तो इस प्रकार फिल्टर ब्लॉक आता है। फिल्टर ब्लॉक में आपको वैल्यू मेंशन करना पड़ता है, इसको देखते हैं।
देखो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए कौन से, यानी पर्टिकुलर नेम के द्वारा मैं फिल्टर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी AMI आईडी तो मुझे चाहिए, मैं उसको कन्वर्ट आईडी में ही करूँगा। पहले मुझे फिल्टर करना है नेम के द्वारा, क्योंकि पर्टिकुलर उस नेम के द्वारा ही मैं चेक कर पाऊँगा कि मुझे कौन सी चाहिए। देखो ये नेम है इसका, AMI नेम यहाँ पे मेंशन है, इस पर्टिकुलर इसका, तो ये नेम है, ये नेम मैं कॉपी करता हूँ। तो मुझे पर्टिकुलर उबंटू का 20.04 चाहिए, या 24.04 चाहिए, या 22.04 चाहिए। ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ें चाहिए वो हमें नेम के द्वारा, आईडी तो हम, आईडी से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा वर्जन चाहिए, नेम से ही हमें पता चाहिए चलता है कि नहीं ये पर्टिकुलर वर्जन चाहिए, 20 चाहिए, 22 चाहिए, 24, तो ये नेम से ही पता चलता है। तो नेम के द्वारा ही हम फिल्टर क्रिएट करेंगे, पर जब अटैच करेंगे तब आईडी के द्वारा अटैच होगा। जब भी हम EC2 में वो डेटा ब्लॉक यूज़ करेंगे EC2 के लिए, तब वो आईडी के द्वारा अटैच होगा। तो नेम कन्वर्ट होगा आईडी में, पर हम फिल्टर करेंगे नेम के द्वारा और अटैच करेंगे आईडी से। तो ये कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो ये AMI नेम आपको कॉपी करना है, राइट। तो ये यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और इसको कैसे मैंने कैचअप किया है वो बताता हूँ। तो ये मैंने उस पर्टिकुलर AMI की आईडी के द्वारा मैंने सर्च किया है, यहाँ पे मुझे ओनर आईडी मिली है और ये मैंने नेम कॉपी किया है। तो ये इसका एग्जैक्ट पाथ है, ओके। यानी उबंटू ऑर्गेनाइजेशन वालों ने जब उसकी क्रिएट किया अकाउंट, तो इस अकाउंट के अंदर, इस पाथ के अंदर, ये इनका एग्जैक्ट पाथ है, इस पाथ के अंदर इन्होंने अलग अलग इमेजेस रखी है। ये वाले पाथ के अंदर जो सिलेक्टेड किया है, इस पाथ के अंदर उन्होंने अलग अलग इमेजेस रखी है। तो वो इमेजेस हमें इस पाथ से कैचअप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिल्टर में वो पाथ लिखा है, ओके। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं हम, यहाँ पे बताता हूँ, इसके पैरेलल में लिख के बताता हूँ मैं। वैल्यूज के द्वारा हम फिल्टर कर रहे हैं। तो ये देखो मैंने जो कॉपी किया है यहाँ तक पूरा सेम है, यहाँ तक पूरा सेम है। उसके बाद मैंने स्टार यूज़ किया है। स्टार क्यों यूज़ किया है, तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये 28 तारीख को 2000 तीसरे महीने में, यानी मार्च में, 28 मार्च 2023 में ये इमेजेस इसने पुश की थी, ओके। यानी जो भी इमेज इन्होंने पुश की है वो कौन से डेट को की है, मार्च महीने के 28 तारीख को 2023 में। तो मुझे मोस्ट रिसेंट चाहिए, यानी लेटेस्ट वन चाहिए, तो मुझे ये रिप्लेस करना पड़ेगा स्टार में, तभी जाके इसके बाद में, जैसे कि 20.04 के लेटेस्ट इमेजेस मुझे चाहिए, मोस्ट रिसेंट चाहिए, सबसे लेटेस्ट वाली चाहिए, 28 मार्च वाली नहीं चाहिए मुझे, उससे भी लेटेस्ट चाहिए। 20 की उबंटू 20.04 की 28 मार्च वाली नहीं चाहिए, उससे भी लेटेस्ट चाहिए, तो मुझे स्टार मेंशन करना पड़ेगा, तो तभी जाके मुझे लेटेस्ट इमेज मिलेगी, ओके। ये क्लियर है यहाँ तक? फिर से बता देता हूँ कैसे यूज़ किया है डेटा ब्लॉक। हाँ पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है ना? फिर से मैं लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। यहाँ पे हमें ये 13 नंबर की लाइन हमने लेटेस्ट इमेज पुल करने के लिए लिखी है, मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू। 14 नंबर की लाइन हमारी ये बताती है कि हमें कौन से अकाउंट से इमेज कैचअप कर रही है, इसलिए हमने ओनर मेंशन किया है कि ये ओनर की ये आईडी है, ये अकाउंट से मुझे, ये आईडी वाले अकाउंट से मुझे इमेज कैचअप करनी है, इसलिए 14 नंबर की लाइन आई है। उसके बाद में मैंने फिल्टर लगाया है कि नेम के द्वारा मैं सर्च करूंगा इमेज, क्योंकि नेम के द्वारा ही हमें पता चलता है कि 20.04 है, 22.04 है, या 24.04 है उबंटू की, ओके। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे नेम के द्वारा फिल्टर कर रहा हूँ। उसके बाद में फिल्टर क्या कर रहा हूँ,
उसका नेम, तो उसके लिए मुझे मेंशन करना है वैल्यू। वैल्यू के फॉर्मेट में मैं फिल्टर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है ये सब कुछ पाथ है, ये एग्जैक्टली उस AMI का, अभी तक हमने जो स्टैटिक AMI यूज़ कर रहे थे उसका ये पाथ है। और लास्ट में मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि मुझे, ये लोग क्या कर रहे हैं, जब भी इमेज स्टोर कर रहे हैं वो डेट के हिसाब से कर रहे हैं, लास्ट में वो डेट मेंशन कर रहे हैं। तो वो लास्ट वाली डेट को हटा के मैं स्टार लगाता हूँ तो मुझे मोस्ट रिसेंट मिलेगी, लेटेस्ट EMI मिलेगी। ये हो गया 20.04 का। अगर मुझे 24 चाहिए, ओके, तो उसके लिए भी कैसे फिल्टर लगेगा वो भी बता देता हूँ थोड़ा सा। अभी पहले मैं 24 की एक EMI कैचअप कर लेता हूँ ID। आप भी अच्छे से देख लो, सर्च करने में आपको इजी जाएगा। यहाँ पे लॉन्च में जाता हूँ, ID कैचअप करता हूँ। ओके, ये वाली ID है जो मैंने बताई आपको थोड़ी देर पहले, CC71। तो इसमें मैं AMI में जाता हूँ, भी सर्च करता हूँ ये ID। इसका मुझे पाथ चाहिए, इसलिए मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। ओके, पब्लिक इमेज में हमें सर्च करना है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये सर्च होगी, इसका पाथ मुझे अभी दिखाई देगा। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओनर आईडी कभी चेंज नहीं होती, ओनर आईडी सेम रहेगी क्योंकि यही अकाउंट में उन्होंने सभी इमेजेस पुश की है। ये मैं कॉपी करता हूँ, AMI नेम। आपको क्या कॉपी करना है? AMI नेम। तो यहाँ पे मेरे कोड में मैं एंटर करता हूँ नया फिल्टर के लिए। तो नया फिल्टर देखोगे तो ये अभी ये वाला पाथ है, और लास्ट में देखो इन्होंने डेट मेंशन की है। ये डेट से आपको पता चलेगा 11वें महीने यानी नवंबर में, 9 नवंबर को इन्होंने ये AMI पुश की थी। ये वाली जो 24.04 नवंबर मंथ में इन्होंने 9 नवंबर को पुश की है 2024 में। तो इसकी जगह मैं स्टार लगा दूंगा। तो मुझे, अगर मैं स्टार लगा दूंगा तो मुझे 24.04 की, इसके बाद में भी 9 नवंबर के बाद में भी इन्होंने कोई इमेज पुश की होगी तो वो मुझे मिल जाएगी अगर मैं यहाँ पे स्टार मेंशन करता हूँ तो नेक्स्ट मेरा जो रहेगा फिल्टर इस प्रकार रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ पुराने वाले फिल्टर को, और ये नया डाल देता हूँ यहाँ पे जो भी हमने कैचअप किया। बाकी ये चीज़ें हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसमें किसी को कुछ डाउट्स? डेटा ब्लॉक में मैं इसका यूज़ बता देता हूँ कैसे करना है अभी EC2 मशीन में। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, डेटा ब्लॉक ही लगेगा। डेटा ब्लॉक से कभी कभी क्या होता है, समझो मैं ये डेटा ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके, तो मैंने अभी एक EC2 मशीन लॉन्च किया आज की डेट में। मैं 2-3 महीने के बाद फिर से वो, मैं अगर और एक EC2 मशीन लॉन्च कर रहा हूँ तो क्या करेगा, पहले से मेरे कोड में एक EC2 मशीन एडेड है, राइट, और फिर से एक कोड ऐड कर रहा हूँ मैं, वो भी EC2 मशीन का ही कोड ऐड है। वो भी EC2 मशीन का कोड है। तो मैंने 2 महीने पहले जब चलाया था तब मेरी AMI ID डिफरेंट थी, तब के टाइम पे जो लेटेस्ट थी उसने तब 2 महीने पहले वाली पुल की थी, राइट। 2 महीने के बीच में उन्होंने फिर से कोई AMI ID पुश की है, लेटेस्ट वन 2 महीने के पीरियड में भी उन्होंने कुछ पुश की है। तो वो जो मेरा EC2 जो चल रहा है उसकी जो AMI थी वो ओल्डर हो गई आज के डेट में। ओके, पहले मैंने 2 महीने पहले चलाया था तब वो लेटेस्ट थी, पर आज के डेट में वो ओल्डर हो गई। तो क्या होता है, कभी कभी आप एक और रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो, पर वो रिसोर्सेज के साथ वो पुराना वाला जो आपका EC2 है जिसमें
ओल्डर EMI है वो भी मॉडिफाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, उससे इफेक्ट कुछ नहीं होगा, पर वो लेटेस्ट EMI ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो ये डेटा ब्लॉक अगर आप रखते हो तो आपका हर बार जो भी आपकी मशीन रहेगी वो अप टू डेट रहेगी, उसकी जो भी इमेज रहेगी वो अप टू डेट रहेगी हर बार डेटा ब्लॉक के जरिए। तो यहाँ पे देखो अभी मैं EMI में जो स्टैटिक प्रोवाइड किए उसको हार्ड कोडेड हटाते हुए, स्टैटिक हटाते हुए डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा, डेटा, उसके बाद में उसका रिसोर्स टाइप कौन सा है, AWS_AMI, उसके बाद में आपने कौन सा नाम यूज किया है वो, तो ये आ गया, पहले आ गया डेटा, जैसे कि हमारे वेरिएबल में हम लिखते थे वैर, उसके बाद में डॉट लगाने के बाद उसका आता था टाइप, कौन सा टाइप है, तो यहाँ पे आ गया AWS_AMI, जैसे कि हमारे केस में आता था AWS_instance, राइट, उस रिसोर्स का नाम। तो इसी प्रकार यहाँ पे आ गया AWS_AMI। उसके बाद में हम लिखते थे डॉट डेमो, तो अभी डॉट डेमो नहीं आएगा, तो ये डेटा ब्लॉक का नाम आएगा, जैसे कि यहाँ पे डॉट उबंटू है। और उसके बाद में मैं यूज कर रहा था स्टैटिक में आईडी, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डॉट आईडी। ओके, तो ये फिल्टर मुझे नेम कैचअप करके देगा और वो नेम कन्वर्ट हो जाएगा मेरे आईडी में, और वो आईडी अटैच हो जाएगी मेरे EC2 मशीन के साथ। क्लियर है? इस प्रकार हम डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे हमारे EMI में, सॉरी हमारे EC2 मशीन में। इस प्रकार हम डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे हमारे EC2 मशीन में। इसमें किसी को कुछ डाउट? इसे हम एग्जीक्यूट भी करके दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हायर है। हाँ, जितने भी बार करेंगे। और ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सबको क्लियर है क्या? थोड़ा सा हायर है पर इम्पोर्टेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्लॉक यूज होता है EMI के लिए, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा ट्रेस दे रहा हूँ कि सबको क्लियर है क्या नहीं। लाइन बाय लाइन मैंने इसीलिए समझाया कि क्या पर्पज़ है इसके पीछे, कैसे कैचअप करना है डिटेल्स, कैसे फिल्टर लगाना है, कैसे उसकी वैल्यू पास करना है, कहाँ पे स्टार मेंशन करना है, इसलिए मैंने बताया। ओके, हाँ, ये आप ग्रुप में डाल सकते हो प्रैक्टिस करते समय। ओके, पर ये हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी हम इसको अप्लाई करते हैं। ओके, जो हमने कोड लिखा है इसको अप्लाई करते हैं। इसको पहले सेव करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। सेव करना इम्पोर्टेंट है।
24.04 की लेटेस्ट EMI लेगा। ओके, जब हमारा नया इंस्टेंस स्पिन होगा। इसकी EMI ID ये वाली है। ओके, ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे उबंटू इमेज लोकेटर करके है। ये वाली वेबसाइट जिसमें आपको उबंटू का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा, इस वेबसाइट से मैं इसको चार्ट में ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे मैं रीजन के हिसाब से, हम कौन से रीजन में क्रिएट कर रहे हैं, AP साउथ 1, AP साउथ, AP साउथ 1 में। ओके, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 24.04 LTS। तो ये इसके हिसाब से हमने फिल्टर लगाया। इसको थोड़ा छोटा तो इसकी EMI ID देखो, अभी ये रिलीज कब हुआ है, अभी लेटेस्ट वन है 18/12, यानी 18 दिसंबर को इन्होंने नई इमेज पुश की है, लेटेस्ट वाली 18 दिसंबर 2024 को। तो उसकी EMI ID देखो, अभी 0A03, ये वाली EMI ID है, लेटेस्ट वाली। तो अभी हमने जो स्पिन किया है उसकी EMI ID देखते हैं। ओके, तो अभी मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, जो मेरा EC2 रनिंग है उसकी EMI ID देखते हैं, ये वाली। ओके, EMI जो हमने लॉन्च किया है डेमो नाम का, यहाँ से ही देखते हैं टर्मिनल थ्रू। AWS इंस्टेंस डेमो नाम का हमने लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो AWS डेमो नाम का लॉन्च किया है। उसमें हमारी EMI ID है लास्ट में 0A03। यहाँ पे लोकेटर में चेक करते हैं वही वाली है क्या, 0A03। तो ये वाली लेटेस्ट वाली उसने कैचअप की है। तो हर बार वो कैचअप करेगा लेटेस्ट वन। ओके, तो जब भी आप डेटा ब्लॉक से एग्जीक्यूट करोगे, नया इंस्टेंस क्रिएट करोगे, तो नया इंस्टेंस जो भी क्रिएट होगा वो होगा आपके लेटेस्ट EMI ID के साथ, क्योंकि हमने मेंशन किया है मोस्ट रिसेंट इक्वल टू ट्रू, इसलिए वो हर बार कैचअप करेगा लेटेस्ट वन। तो यहाँ आज की डेट पे लेटेस्ट वन कौन सा है, तो ये वाला 0A03 वाला, जिसके 4 डिजिट ये वाले हैं। कल चल के कोई नया आ जाएगा तो यहाँ पे रिलीज डेट डिफरेंट रहेगी और आपको नया डिफरेंट कुछ दिखाई देगा, नया डिफरेंट रहेगा। 24.0 का नया लेटेस्ट इमेज रहेगा। वही वाला आप अगर यूज़ करते हो फिल्टर, तो आपको ये वाली EMI ID नहीं मिलेगी, कोई दूसरी मिलेगी, इस प्रकार। तो यहाँ पे इंस्टेंस में AP साउथ में
अगर देखोगे आप 0A03, जो भी हमारा स्पिन हुआ है EC2 उसकी AMI लेटेस्ट वन है 0A03। तो ये हमने यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लिया, हमारे यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लिया। ओके, जो AMI स्पिन हो रही है यहाँ पे भी मैंने क्रॉस चेक करके बताया, और हमारे उबंटू लोकेटर के वेबसाइट से भी चेक करके आपको बताया कि कौन सी लेटेस्ट वन स्पिन होने वाली है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है, इसको अभी हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इस प्रकार हम डेटा ब्लॉक यूज़ करते हैं, जो हमें डेली प्रैक्टिस में यूज़ करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी हम यूज़ करेंगे टेराफॉर्म, तो तब आपको डेटा ब्लॉक लिखना है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आज का सेशन रोकते हैं, क्योंकि अभी मुझे डायनामिक ब्लॉक लेना है जो हमारे आधे घंटे में कवर नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसमें सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह क्रिएट करके डायनामिक ब्लॉक कैसे यूज़ होता है, डायनामिक ब्लॉक का वो जो लेना है मुझे नेस्टेड ब्लॉक के लिए पर्पस के लिए यूज़ होता है, रिपीटेटिव थिंग्स के लिए वो लेना है। तो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं उसको। ओके, इसमें इनबाउंड आउटबाउंड रूल कैसे करना है, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे करना है। हाँ, कल सेशन रखेंगे 10 बजे से एक्चुअली। हाँ, आज रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने 2 लिंक आपको भेजी है। ओके, ये बाकी का आज का मटेरियल भी आपको भेज देता हूँ। कल का तो मैंने कल के सेशन में भेजा था, तभी फिर से भेज। हाँ, आज का भेज देता हूँ, आज के डेट का। हाँ, ये डायनामिक ब्लॉक में ये वैसे डेली प्रैक्टिस पे मैं डालता हूँ अपने चार्ट में, ग्रुप में देखते हैं वैसे, क्योंकि मुझे लॉगिन करके उसमें भी डालना पड़ेगा फिर। एक्चुअली मैं चार्ट में डालने का पर्पज़ ये है कि जो प्रेजेंट रहते हैं उनको सब मिल पाए, जो अनप्रेजेंट है उनके लिए तो डाल के कोई सेंस नहीं बनता है ग्रुप में। इसलिए मैं मोस्टली चार्ट इसी में डाल देता हूँ, मीटिंग चार्ट में। एसोसिएशन का भी डाल देता हूँ। बाकी एट द एंड मैं आपको इसकी पूरी एक PDF भेज दूंगा, जिसमें पूरा जो भी प्रैक्टिस लेवल पे हमने यूज़ किया है वो सब आपको ग्रुप में ही भेज देता हूँ एट द एंड। ओके, तो ये हो गया आज के सेशन में इतना, जो आपको मैंने बताया एसोसिएशन, ओके, डेटा ब्लॉक, उसका यूज़ और कॉमन टैग्स कैसे यूज़ करना है यूजिंग लोकल ब्लॉक। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर